Hello everyone, I am Jatin and today we are starting our third lecture of vector. In this lecture we are supposed to cover dot product and cross product. देखो already we have covered the addition of the vector, resolution of the vector, basic types, unit vector क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं. अब हम इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले वो देखते हैं. तो प्रोडक्ट तो जो होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स को दो मेथड से कर सकते हैं. एक होता है स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट से. ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, एप्लीकेशंस आएंगे, उसके एग्जांपल्स आएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ द वन वेक्टर एंड अदर आएगा. फिर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसमें भी इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, एग्जांपल्स सारी चीजें देखेंगे. ठीक है, तो ये वाला लेक्चर बाकी लेक्चर्स के कंपेयर में थोड़ा सा लेंदी होने वाला है. ठीक है, क्योंकि पहले मैं सोचा था कि दोनों को अलग अलग कवर कर दूं, फिर लगा कि एक साथ करेंगे तो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे आपस में, है ना. सो स्टार्ट करते हैं गाइस विद द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, तो डायरेक्टली समझो कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो मेथड से कर सकते हैं. कितने मेथड से कर सकते हैं? दो मेथड से. ठीक है, तो एक मेथड तो मैंने अभी भी बताया कि स्केलर प्रोडक्ट होता है और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट. इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. अब जो डॉट और क्रॉस है वो इनका नाम इनकी रिप्रेजेंटेशन का पड़ा है. कैसे, क्या मतलब है इसका? कि स्केलर प्रोजेक्ट को, जैसे मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मेरे को उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है. तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. अगर हमें बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता है. ये रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों वेक्टर्स का, दोनों प्रोडक्ट का. ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन मैंने बता रखा है कि अगर मैं लैम्डा का मल्टीप्लाई या लैम्डा छोड़ो कोई स्केलर मान लो, जिस 5 का मल्टीप्लाई मैं ए वेक्टर से करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 5 ए वेक्टर. मतलब सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है और उसकी डायरेक्शन पे अगर फर्क पड़ेगा, जब इसका साइन चेंज कर दूं, माइनस कर दूं, तो ए वेक्टर की नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से. ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं मेरा. तो द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of their magnitude with the cosine of the angle between them. तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज समझो कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे एक स्केलर क्वांटिटी आ रही. ये इसका मेन मतलब हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं किसको है, जब दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है उसको हम एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर ऐसे लिखते हैं. ठीक है, पढ़ोगे आगे चल के. तो वर्क डन तो एक हमें पता है वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर. लेकिन ये दो वेक्टर जिसमें एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है. ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो क्या मतलब हुआ कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक तो है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा. ओके, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा. ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है तो ये एक तरह से एक मैग्नीट्यूड आएगा. क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा. इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा. ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है. बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी है. कॉस थीटा क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, समझ आ गया. तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको मैं आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में कुछ लिख रहा हूं. लाइक मैंने मान लिया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप की फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया. और दूसरा मेरे पास वेक्टर है बी वेक्टर, जिसको मैं लिख रहा हूं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप. तो अगर मेरे को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसका भी एक तरीका होता है. कैसे समझेंगे? तो अब मैंने यहां से समझा, इसको देखेंगे आगे, है ना. आगे देखते हैं. तो ए बी कॉस थीटा हो रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है? ए बी कॉस थीटा.
तो अब मेरे को पता चला कि ए बी कॉस थीटा अगर है तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू खाएगी। क्या चीज? मैक्सिमम वैल्यू खाएगी। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो सकता, उनका एंगल चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में कर दूं, एक ही डायरेक्शन में कर दूं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा मैक्सिमम तब होगा, विल बी मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब कॉस थीटा 1 होता है। और ये कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। ठीक है। तो क्या समझ आया? जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे बिल्कुल, तब उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। ठीक है। आगे मैंने इसको लिख भी रखा था अच्छे से कि मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अगर मैं बात करूं कि ए बी कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो वो तब होता है जब उनके बीच का एंगल 0 हो। और ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब होती है? मेरे को पता है ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। 0 तब होगा जब या फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड 0 हो, ए या बी में से कोई एक चीज 0 हो, या कॉस थीटा 0 हो। तो मैंने माना कि मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो होंगे, तभी तो वो डायरेक्शन के हिसाब से पूछ रहा है। तो कॉस थीटा विल भी 0 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है। 90 डिग्री तो होता ही है जब मैं एंगल को ऐसे मेजर कर रहा हूँ। और 270 क्या होता है? ऐसे करके इतना जाके ये 270 हो गया। तो जब भी 90 और 270 होगा तब वो 0 देगा। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो 0 वैल्यू देगा। और मिनिमम कब देगा? जब वो -1 हो कॉस थीटा। और -1 कब होता है? वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 तो समझ में आ गई कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रही है कि ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, उसका आंसर वही आएगा। क्यों? चलो देखते हैं। मेरे को पता है, अगर मैं बात करूं, मेरा ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ऐसे ए टू बी का एंगल क्या होगा? थीटा। ठीक है। अब मैं बात करूं कि बी टू ए का एंगल क्या होगा? बी टू ए का एंगल भी थीटा ही होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। हमें डायरेक्शन पता है कि क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो नेगेटिव लेता है। मतलब कि अगर ये मेरा पॉइंट ओ है और ये एंगल है, तो ये इस तरीके से पॉजिटिव जाता है ना? और इस डायरेक्शन में नेगेटिव आता है। ये पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे तो नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे, सॉरी, क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जब भी जाएंगे तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि ए डॉट बी की बात कर रहा हूं, ए डॉट बी की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? वो ए बी कॉस थीटा। और जब भी मैं बी डॉट ए की बात कर रहा हूं तो वो होगा ए बी कॉस माइनस थीटा। राइट। अब मैंने पहले पहले जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी तो मैंने पढ़ा था ये कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा बी डॉट ए। लेकिन जब मैं दूसरा प्रोडक्ट पढ़ूंगा तब ऐसा नहीं होता। कैसे? वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल समझ में है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल आएगा। फिर आता है कि ये रूल कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी दे रखा है कुछ, तो मैं उसको ऐसे अलग अलग करके भी ले सकता हूँ कि ए का पहले फर्स्ट वाले से किया फिर सेकंड वाले से किया, तो ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी। हाँ, जो मैंने बोला था कि आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखा, तो कैसे करते हैं? ठीक है, इस चीज को देखें। आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखा है तो इसको कैसे देखेंगे? हाँ, एक खाली स्लाइड लेते हैं। ठीक है। मेरे को एक मेरा दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप। और बी वेक्टर मेरे को दे रखा है y1 आई कैप y2 जे कैप प्लस y3 के कैप। मेरे को ऐसा गिवन है, मान लो। ठीक है। तो इन दिस केस पहले एक चीज समझो कि आई कैप क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और जे कैप क्या होता है? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं आई कैप का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आई कैप से करूं तो वो क्या होना चाहिए? 1। मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर कॉस थीटा। अब आई कैप और आई कैप तो दोनों एक्स की डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब पता चला कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आई कैप डॉट जे कैप की बात करूं, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है ना। और ये दोनों आपस में 90 डिग्री में होंगे तो कॉस 90, तो इसका आंसर क्या है? 0।
एक चीज पता चली, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते टाइम सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई सेम से करेंगे तो 1 आएगा, चाहे वो आई का आई से हो, जे का जे से हो, के का के से हो, तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं किसी भी दूसरे से कर दूं, आई का जे से कर दूं, जे का के से कर दूं, या के का आई से कर दूं, तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये बात ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाली है, बहुत एप्लीकेशन आता है इसके। मैं दिखाऊंगा भी आपको, है ना, हेल्प पड़ेगी इसकी। तो मेरे पास ये पांचवा जो था वो क्लियर हो गया कि आई के इंटू आई के 1 होता है, जे के 1 होता है, के 1 होता है, और किसी भी एक का अलग से कर दिया तो वो 0 हो जाता है। ये भी समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि इसको कैसे समझेंगे, तो देखो कि, हाँ बता ये रहा। तो अब मैं आई कैप का मल्टीप्लाई अगर मैं लिखूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इन दिस केस क्या हो रहा है, x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप का मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट प्रोडक्ट y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप से, राइट। तो अगर मैं बाकी पोर्शन को अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। तो एक चीज देखना कि अब मैं पहले पोर्शन का अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई d प्लस ई प्लस एफ से करता, तो कैसे करता, पहले a का मल्टीप्लाई इन तीनों से करता, a का मल्टीप्लाई होता d प्लस ई प्लस एफ से, प्लस फिर b का मल्टीप्लाई d प्लस ई प्लस एफ, सॉरी, d का मल्टीप्लाई होता d प्लस ई प्लस एफ से, फिर c का मल्टीप्लाई होता d प्लस ई प्लस एफ से। तो तीनों का अलग अलग करके होता, फिर दोनों को सबको ऐड कर देते, यही होता। तो हम यहाँ पे क्या करूंगा कि x1 आई कैप और y1 आई कैप का मल्टीप्लाई करूंगा। तो x1 y1 तो मैग्नीट्यूड आ गए, और i1 और आई कैप का मल्टीप्लाई, अगर आई कैप का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। प्लस x1 का पहले वाले पोर्शन का इसके दूसरे पोर्शन से करूंगा, तो x1 y2 और आई कैप डॉट जे कैप होगा, इसका आंसर तो 0 होता है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो समझ में आए कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम कंपोनेंट वाला आंसर रहेगा, बाकी वो तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी सेम है सिर्फ उसको साथ में लिख दो, x1 y1 सेम है, प्लस x2 y2 सेम है, प्लस x3 y3 सेम, यानी सेम डायरेक्शन वालों को एक साथ कर देंगे, बाकी का कुछ भी सेम नहीं आएगा। तो इतना समझ में आ गया कैसे करते हैं, ये वाला भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब एक बात समझो कि मैंने तीनों प्रॉपर्टी ये समझ ली और दो प्रॉपर्टी ये समझ ली, दोनों प्रॉपर्टी पांचों प्रॉपर्टी को लिख देना अच्छे से, काम आने वाली है आगे। अब इस पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पी वेक्टर इक्वल टू में वो गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, और मेरे को क्यू वेक्टर गिवन है 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। दोनों में कोई ना कोई टर्म मिसिंग है, इसमें जे वाली मिसिंग है और इसमें के आई वाली मिसिंग है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि जे वाले का कॉम्पोनेंट 0 कर देते हैं, और 4 के कैप, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। देखो बाद में तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद ही रहेगा कि यार 0 ही होगा। मैं अभी पहला 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 क्वेश्चन है तो लिख के बता रहा हूँ कि 0 होगा, है ना। बाकी आगे ऐसा क्यों नहीं कि हर जगह तुम लिख के देखो कि 0 ही होगा, क्या क्या होगा, है ना। अब मेरे को बोला है कि पी डॉट क्यू करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों का। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आई का आई वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, जे का जे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, के का के वाले से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दूंगा। तो पहला क्या हुआ, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, तो आंसर आ गया मेरा 20, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया 20। क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड देगा हमें, एक स्केलर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोलता कि पी क्रॉस क्यू करना है, यानी उनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर ही आता है, ठीक है। तो उसमें मेरे को डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो मैंने अभी अभी देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा होती है। तो अगर मैं बोलूं कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, यानी उसका ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अलग से। तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो समझ में आया कि एंगल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट of A vector and B vector divided by
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देम, ठीक है, ए एंड बी। तो इतना समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मेरे को एंगल निकालना है 3 i कैप प्लस 4 j कैप और 12 i कैप प्लस 5 j कैप है। तो मैंने मान लिया कि ए वेक्टर क्या है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप और बी वेक्टर क्या है, 12 i कैप प्लस 5 j कैप। और मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। तो पहले तो दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 आ गया 5। और बी वेक्टर का क्या आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 होगा जिसका होता है 30। तो ए और बी भी मेरे को मैग्नीट्यूड पता चल गया। और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे को ए डॉट बी की बात करनी है तो आई का आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जे का जे के मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 3 जा 36 प्लस 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया मेरा 56। तो अब मेरा cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 56 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 30। इतना तो समझ आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 56 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, तो अब ये आगे सॉल्व तो नहीं हो सकते, तो मेरा थीटा आ गया cos इनवर्स ऑफ 56 डिवाइडेड बाई 65। अब सर इस वैल्यू को तो निकाल ही नहीं सकते, तो मैं इसी में इसको आंसर को छोड़ दूंगा। अगर मेरा ये जो अंदर का रेशियो वो 1 बन रहा होता, हाफ बन रहा होता, √3/2 बन रहा होता, तो इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है क्या होती है, थीटा की किस वैल्यू के लिए होता है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर होगा cos इनवर्स ऑफ 56/65। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस हैं, फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन आएगी, फिजिक्स एप्लीकेशन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और ये हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस पावर देता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ये आप 11th में पढ़ोगे, ये भी आप 11th में पढ़ोगे, ये आप 12th में पढ़ोगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्या होता है वो अब मैं नहीं बता रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये क्या होता है ये आगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, तब तक सिर्फ एप्लीकेशन बताई थी, फिजिक्स में कहाँ यूज आने वाला है वो बता दिए। अब आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसको समझो यार, ये अच्छी चीज है, मतलब काम की चीज है बहुत। तो ठीक है, मैंने माना कि एक तो वेक्टर हो गया ये बी वेक्टर, और एक वेक्टर हो गया ये ए वेक्टर। तो और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना प्रोजेक्शन आ रहा है, तो वो कितना होगा, दिस मच। भाई यही तो होगा इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यही होगा। और अगर मैं नॉर्मली वेक्टर फॉर्म में ना लिखूं, तो स्केलर फॉर्म में अगर बात करूं तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। यही तो होता है, जब भी हमने ट्राइंगल वगैरह पढ़ा है तो हमें पता है कि ये अगर मेरा एक ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं देखूं, ये अगर मेरा ट्राइंगल है और ये मेरा ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये मेरा ए साइन थीटा होगा। यही देखा है, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, भाई हमने लिखा कि ए कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालना मैंने अभी डॉट प्रोडक्ट से सीखा था, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये तो हो गया ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डॉट कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये बचा मेरे पास। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को पता है कि कहीं भी मैंने पढ़ा था
मैं इसको यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, जो रफ वर्क है उसको थोड़ा नीचे की साइड कर लेते हैं। वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अगली स्लाइड पे देखो, अब मेरे पास इतना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। अब मुझे पता है ना कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मेरे को लिखना है बी कैप, तो बी कैप विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। तो ये चीज तो मेरे पास बन रही है। तो मेरे पास आ गया कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, समझ रहे हो, ये आ गया मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब देखो कि ए वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने में मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तभी मैंने इसका नाम दिया स्केलर फॉर्म। तो मेरे को क्या समझ आया इतना, कि जब भी मेरे को किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन देखना है, तो वो वैसे तो ए cos थीटा हो सकता है, इन अनदर फॉर्म वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ये हो सकता है, और एट द एंड में इसको ए वेक्टर डॉट और जिसकी डायरेक्शन में ले रहा हूं उसका बी कैप ले लेंगे। ये चीज ये होता है, समझ में आ गई। अगर मैं बात करता कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर क्या होगा, तो वो बी वेक्टर पहले आ जाएगा और ए कैप की डायरेक्शन आ जाएगी, सॉरी ए कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म में अगर बात करूं, मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो वही चीज सेम डायग्राम बनाते हैं वापस से, कि ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा थीटा। तो अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं द वेक्टर फॉर्म, तो वो इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, ये, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी कैप की डायरेक्शन में होगी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं, तो वेक्टर फॉर्म में आंसर होगा ए cos थीटा एंड इसकी डायरेक्शन में ले लेता हूँ बी कैप, अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में बात करनी है। तो ए cos थीटा तो अभी भी मैं सॉल्व किया था, जिसकी वैल्यू आई थी ए वेक्टर डॉट बी कैप, और इसके संग में एक और बार डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ बी कैप का। तो एक चीज देखो कि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी बन गई, अब एक स्केलर क्वांटिटी का मैं वापस से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ एक वेक्टर क्वांटिटी से, तो आंसर वेक्टर आएगा, ठीक है, ये फिक्स है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ए वेक्टर बी कैप डॉट बी कैप, ये आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ सॉरी ये अलग क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन और डाला था मैंने। हाँ ठीक है, ये देखते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3 i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप। तो मेरे पास एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर जो कि है 3 i कैप प्लस 4j कैप, और एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर जो हो गया i कैप प्लस j कैप। अब मुझसे बोला है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो ए वेक्टर तो मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा 3 i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो गया मेरा 3 i कैप प्लस 4j कैप डॉट बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मॉड क्या है, √2। √2 कैसे, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, तो √2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, 3 का मल्टीप्लाई 3 वाले से, आई का मल्टीप्लाई आई वाले से करूंगा तो 3 आ जाएगा, और जे का मल्टीप्लाई जे वाले से करूंगा तो 4 आ जाएगा रूट। फाइनल आंसर आ गया मेरा 7 रूट, ये मैंने शायद मेरी वीडियो के ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दूँ 7 √2 मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 √2। ये तो हो गया अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्शन भी बताओ यार उसकी, मेरे को डायरेक्शन पता करनी है, क्या डायरेक्शन में होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई बी कैप से और कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे को वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो 7 √2 इंटू बी कैप की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 7
इंटू आई कैप प्लस जी कैप। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। दैट विल बी द कॉम्पोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलोंग द आई कैप प्लस जी कैप। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन था वो देखते हैं, जो पहली वाली एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मेरे को ए वेक्टर गिवन है और मेरे को बी वेक्टर गिवन है, और मेरे को बोला कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जहां भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर की बात आ जाए ना, तुम समझ लेना डॉट प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट मीन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो क्या समझा, आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप वाले से करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, जे कैप का मल्टीप्लाई जे कैप वाले से करूंगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और के कैप का मल्टीप्लाई के कैप वाले से करूंगा तो 3 आ जाएगा, और इसका सम जो होगा वो 0 होगा। अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो मैं यहाँ से, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो मैंने पहली क्लास में सीख लिया बेसिक मैथमेटिक में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, फिर मैं इसके फैक्टर्स कर लूंगा, है ना। तो ए माइनस टू ए माइनस सॉरी ए माइनस थ्री ए माइनस वन बन गया एक तो ए इक्वल टू 3 और 1, ये दोनों ही आंसर हो गए, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब एक बात आती है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मैंने क्वेश्चन और अच्छा रखा था वो, हाँ ये रहा। थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट कि उन तीनों का ए वेक्टर जो है वो वेक्टर एडिशन है बी वेक्टर सी वेक्टर का। तो पहली चीज क्या आ गई, दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहली चीज। फिर आता है रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर गिवन एज 5:4:3। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5:4:3। ठीक है, इतना भी समझ आ गया। एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो एक चीज समझना कि एंगल बिटवीन ए एंड सी फाइंड करना है, तो इसको मैं बी वेक्टर को ए माइनस सी ले सकता हूं। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि ए और सी के बीच में एंगल निकालना है तो उन दोनों को साथ में रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो निकाल पाऊंगा। तो ए वेक्टर मैंने सी वेक्टर कर दी। अब बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन तो 2ab cos थीटा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac cos थीटा, राइट, यही होगा। अब मेरे को cos थीटा तो निकालना है, लेकिन बी ए सी को कैसे सॉल्व करूंगा, तो ये मान लो कि अगर c इक्वल टू 3x है तो b इक्वल टू क्या होगा 4x, और a इक्वल टू क्या होगा 5x। तो ये रेशो बन गया, तो मैंने b लिख दिया 4x, और अंडर रूट में a लिख दिया मैंने 25x², ये लिख दिया मैंने 9x², और माइनस का 3 5 जा 30 15 और 2 जा 30, तो 30x² cos थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो गया 16x² इज इक्वल टू 34x² माइनस 30x² cos थीटा। तो अब मैं x² को पूरे से कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा आ गया 30 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इस वाली साइड को उधर लेके जाऊं तो 18 आ जाएगा, राइट। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 18/30, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो 6/15 आएगा, सॉरी 6/10 आएगा, जिसको अगर मैं आगे और तोड़ना चाहूँ तो 3/5 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से मेरा थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, एंड आई नो दैट 3/5 किसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री की। तो मेरा आंसर हो गया एंगल बिटवीन देम इज 53 डिग्री। हाँ, ये क्वेश्चन ना डॉट प्रोडक्ट का था ना ही क्रॉस प्रोडक्ट का था, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, जो कि ये वेक्टर एडिशन का था। तो कह सकते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत आ गया, पर अच्छी बात है ना, हमने लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस कर ली। ये 2016 नीट का क्वेश्चन है, नीट 2016 में, कि अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस। तो मैंने माना कि पहले उस पार्टिकल पोजीशन क्या थी, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2i कैप प्लस 5j कैप, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3k कैप। तो मैं इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया एस वेक्टर होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन होगा ना। तो 4 माइनस 2 करूंगा तो मैं कितना आएगा 6, 4 माइनस माइनस का 2, 6, 0 है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ देखो तो ये एक्चुअल में 4 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप लिख रहा है ना। तो 0 माइनस जे करूंगा तो माइनस का 5 जे कैप आएगा, और 3 माइनस 0 करूंगा तो 3 कैप आएगा। तो मेरे पास एस वेक्टर तो आ गया। तो एस वेक्टर आ गया 6 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तो आ गया। अब मेरे को बोला कि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये एफ वेक्टर मैंने अप्लाई किया है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन, ठीक है। तो अब अगर मेरे को वर्क डन देखना है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मेरा एफ तो है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट 6 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब वापस से एक कंपोनेंट गायब है के वाला, तो के वाला कंपोनेंट गायब है तो इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा। बाकी के दो हो गए, 6 4 जा 24 प्लस 3 5 माइनस 5 माइनस 15। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया 9, 9 जूल इज माय फाइनल आंसर। ओके, तो अब हमने समझा कि ये सारे पॉइंट्स हैं। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। सुनाओ, वी आर स्टार्टिंग वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो भी डेफिनेशन लिख रही है पढ़ लेना, मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे स्केलर क्वांटिटी आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो वेक्टर्स का, टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस आया कि ये एक वेक्टर ही देता है रिजल्ट में, वो एक स्केलर देता है, ये एक वेक्टर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क होता क्या है वैसे नहीं पता आपको, टॉर्क रोटेशनल चैप्टर आएगा आपका आगे, उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है रेडियस या फिर डिस्टेंस इनटू फोर्स वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर है और ये है एफ वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी टॉर्क जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई नो ये तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो आपके आगे आएगा 11th के 7th 8th चैप्टर में, रोटेशन चैप्टर में, ठीक है। तो वो तब अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने माना सिमिलर तरीके से देखते हैं कि ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं कि ए क्रॉस बी, इन दोनों का मैं वेक्टर प्रोडक्ट कर देता हूं, तो वही ए बी साइन थीटा हो जाएगा या कॉस थीटा की जगह, और एन कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट वेक्टर की। और जो हमने लास्ट डेफिनेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो दोनों रूल समझते हैं पहले, या किसी भी एक को अच्छे से समझ लेते हैं, दोनों ही समझ आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इसमें से ए तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलर तरीके से बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। थीटा हो गया एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट अगर मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं तो ए से बी की साइड वाला एंगल देखेंगे, क्या देखेंगे, ए से बी की साइड वाला एंगल। अगर ये थीटा हो तो बी से ए की साइड वाला एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा, ये पता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और इसको हम निकालेंगे विद द राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल भी हो सकता है
और राइट हैंड स्क्रू रूल भी हो सकता है। तो पहले डायरेक्शन निकालना सीख लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना तो आ ही गया कि ए बी साइन थीटा करना है, आंसर निकालना है, आ जाएगा। तो डायरेक्शन निकालना सीख लेते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, हल्का ऊपर कर देता हूँ कि मेरे पास एक प्लेन है, जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पे ही मेरे दोनों वेक्टर है, यानी ए वेक्टर तो हो गया ये इस तरीके से, और दूसरा वेक्टर हो गया एक ये इस तरीके से। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर या फिर ऐसे होगा ऊपर, या फिर क्या होगा नीचे होगा, या फिर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो दो ही है ना इस प्लेन की, या फिर ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड? तो शायद 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है, अपने इस पाम को लेना है और उसको ए से बी की तरफ मूव कराना है। कैसे मूव कराना है? ए से बी की तरफ मूव कराना है। फिर जो भी डायरेक्शन बन रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं बात करूं कि मेरा ये पॉइंट है और इस तरीके से ए वेक्टर है और इस तरीके से बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए से बी की डायरेक्शन क्या होगी? ये है ना। तो अब जो इस प्लेन का रिजल्टेंट क्या होगा, या फिर इन दी प्लेन, यानी इनसाइड दी पेपर या आउटसाइड दी पेपर, फॉर यू इनसाइड दी स्क्रीन या आउटसाइड दी स्क्रीन, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी में अपना राइट हैंड थंब रूल को लगाऊं, तो देखो अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये इसी के डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, राइट। ये मतलब ये जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। अगर रोटेशन हो रहा है ऐसे, तो मैं उसको यूं रोटेट करूंगा, तो उससे पता चलेगा कि अंदर की साइड होगा या बाहर की साइड होगा। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से देखूं तो ये इस तरह रोटेट कर रहा है। अगर आप इसको रोटेट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि रोटेट करने पे कि ये अंदर की साइड मतलब मेरी साइड डायरेक्शन दिखा रहा है। किसकी साइड? मेरी साइड डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब आउटसाइड दी स्क्रीन। थोड़ा सा टफ हो जाता है 3D को समझाना, बट ध्यान तो देना पड़ेगा, है ना। आउटसाइड दी स्क्रीन। तो अब यहां से समझ आया कि आउटसाइड दी स्क्रीन करना है मेरे को। अब मैं इसको एक तरीके से और समझा सकता हूँ। स्क्रू देखा है, जब भी आप स्क्रू ड्राइवर से उसको कसते हो स्क्रू को, तो अगर आप उसको क्लॉकवाइज कसते हो तो वो अंदर की साइड जाता है, मतलब वो टाइट होता जाता है अगर आप क्लॉकवाइज करते हो। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करूंगा तो अंदर की साइड जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो बाहर की साइड खुलता है वो। अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो वो खुलता है, स्क्रू जो होता है वो खुलता जाता है और वो बाहर की साइड आता जाता है। तो अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये बाहर की साइड आएगा, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड द स्क्रीन। वो कौन सा रूल होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये रूल होता है निकालने के लिए, ये समझ आ जाना चाहिए था। और एक और चलो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन देख लेते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन है ये, ठीक है, और ये मेरी वाई डायरेक्शन है, ये मेरी जेड डायरेक्शन है, और पीछे की साइड मेरी माइनस जेड डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस साइड अगर मैं बढ़ा दूंगा तो यहाँ मेरी माइनस एक्स डायरेक्शन होगी, और नीचे की साइड अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरी माइनस की वाई डायरेक्शन होगी। मैंने माना कि मेरे को आई क्रॉस जे निकालना है। क्या निकालना है? आई क्रॉस जे। तो आई तो होता है ये, वाई होता है, मतलब जे होता है वाई वेक्टर। तो मेरे को कौन सी डायरेक्शन में आना है? सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक चीज समझ में आई, जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाऊंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो आउटसाइड दी प्लेन होगा, और आउटसाइड दी प्लेन इसके परपेंडिकुलर कौन सा? जेड वेक्टर। और जेड वेक्टर को क्या डिनोट करते हैं? के वेक्टर। तो पता चला कि आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? के होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का वन है, इसका भी वन है। तो 1 into 1 का मैग्नीट्यूड तो वन ही आएगा। मैग्नीट्यूड तो ना चेंज हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे, तो साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाएगी। 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है वन। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्यू हो गया। इसी तरीके से ऐसे याद रखो इसको कि आई जे के ऐसे लिख लो, और ये मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब तक आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तब तक मेरा आई क्रॉस जे, अगर मैं जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज ये, तो के क्या पाएगा? जे क्रॉस के जाता हूं तो मेरा आई क्या पाएगा? मतलब आगे वाला आ जाएगा। जे क्रॉस के करूंगा तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई करूंगा तो मेरा जे आ जाएगा। अब क्या, जैसे मैंने लास्ट में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी
इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के, तो क्या यहाँ पे भी वो चीज पॉसिबल है? तो नहीं, यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। देखो एक खाली सी स्लाइड लेते हैं पहले, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ ए क्रॉस डी, तो उसका आंसर क्या होता है? ए डॉट बी डॉट साइन थीटा डॉट एन कैप, राइट? तो ये तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है, ये डायरेक्शन निकालने के लिए होता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की भी बात करूं, तो बी डॉट ए क्या होगा? बी डॉट ए माइनस एन कैप नहीं होना चाहिए, मतलब इनवर्स अपोजिट डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मेरे को जाना है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ए डॉट बी क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इनसाइड डायरेक्शन होगा इन। अगर मैं बात करूं सेम, ए डॉट बी ए और बी ये है, तो बी क्रॉस ए क्या हो गया? बी क्रॉस ए हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउट, आउटसाइड। तो डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर तो चेंज हो जाता है ना। अरे दो वेक्टर, टू वेक्टर विल बी इक्वल, ये मैंने कंडीशन बताई थी कि टू वेक्टर विल बी इक्वल ओनली एंड इफ ओनली उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तभी वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते। तो ए डॉट बी विल बी, ए क्रॉस बी विल बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा, इतना सा अंतर है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई मेरी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी सेम है, कोई अंतर नहीं आता, जैसे नॉर्मली करते वैसे आता है। ये वाली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, सेम ऑर्डर क्लॉकवाइज वाली। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूंगा तो ये आंसर में मेरे को नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अपोजिट ऑर्डर का ये हो गया। वेट अ मिनट, मैंने अपोजिट थोड़ा उल्टा एक्सप्लेन कर दिया क्या? अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा ही उल्टा है। तो आपका जो यूनिफॉर्म मेथड होता है ना, तो मतलब जो भी मेथड यूनिवर्सल चल रहा है आप उसी को याद रखो। इस वाले को याद रखो कि आई जे के को क्लॉकवाइज लिख दो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो सेम ऑर्डर चलता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो अपोजिट ऑर्डर चलता है। ठीक है, हम इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। मैं इसको आई जे के करके लिख के और एंटी क्लॉकवाइज करके भी याद रख सकता हूँ, लेकिन जैसे सब याद रखते हैं वैसे याद रख लेते हैं। क्यों अपना अलग तरीका निकालना है? सिंपल सा याद रख लो कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, और बाकी के आगे को इसी को सेट करते जाओ। तो जे क्रॉस के तो इक्वल टू आई हो गया, के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो गया। अगर इनमें से एक भी ऑर्डर चेंज कर दिया तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट बस इतना सा समझ लो। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब देखते हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू जीरो कैसे आया। अब देखो आई और आई क्या है? सेम ही डायरेक्शन है, तो एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये ध्यान रखना कि आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 होगी। वहां पे आई डॉट आई की वैल्यू 1 थी, और आई डॉट जे की वैल्यू 0 थी। यहाँ पे उल्टा है, आई क्रॉस आई की वैल्यू तो 0 है, और आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या है? +1 है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं जे क्रॉस आई, तो -1। यहाँ तो जे क्रॉस आई भी 0 ही है ना? तो इतना ध्यान रखना कि डायरेक्शन देख के हम उसके मैग्नीट्यूड को भी डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो जैसे वहां पे हमने वो काम में लिया था कि परपेंडिकुलर चेक करने के लिए, तो अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो 90 डिग्री रखे डॉट प्रोडक्ट लगा दो और आंसर 0 ले आओ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो सेम यहाँ पे हम पैरेलल चेक करने के लिए करेंगे। पैरेलल में क्या होता है कि 0 डिग्री एंगल होता है, और 0 डिग्री जैसी एंगल होगा, ये आंसर क्या देगा? 0 देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। जैसे हमने वहां पे स्टडी करी थी कि अगर मेरा ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है। ओके, इतना है। तो वहां पे तो हमने क्या किया था डॉट प्रोडक्ट में कि आई का आई से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, लेकिन यहाँ पे तो आई का आई से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है ना। तो अब ए क्रॉस बी की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को एक नया मेथड आया जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। फॉर मैथ स्टूडेंट ये बहुत आसान चीज हो जाती है, क्योंकि उनका ट्वेल्थ में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पूरा चैप्टर भरा भरा पड़ा है ना। हमारे में नहीं है, तो हम उसको इस हिसाब से देखते हैं कि निकालते कैसे।
इसको हम थोड़ा इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे ऐसे एक मैट्रिक्स बनाते हैं, एक बॉक्स टाइप बनाते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और जो भी इसके वैल्यूज है उनको इस तरह से लिख देते हैं, ए की यहाँ पे और बी की यहाँ पे। अब क्या करना होता है कि जो आई कैप है इसको ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो A2 का मल्टीप्लाई B3 से करेंगे, तो A2 इंटू B3। देखो एक एग्जांपल कराऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। A2 इंटू, तो ये अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, A क्रॉस B लिख रहा हूँ, तो A2 इंटू B3 माइनस का B2 इंटू A3, माइनस का B2 इंटू A3। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये जब भी लिखेंगे तो प्लस आई कैप लिखेंगे, यहाँ पे हम माइनस का जे कैप लिखेंगे। और बाकी मतलब अगर मैं आई कैप को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं आई कैप वाली लाइन को छोड़ दूंगा, बाकी की दोनों से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले केस में मैं अब जे कैप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी, जे कैप को, तो मैं जे कैप वाली लाइन छोड़ दूंगा, बाकी का A1 इंटू B3 और B1 इंटू A3 क्या करेंगे, A1 इंटू B3 माइनस B1 इंटू A3। देखो ये एकमात्र तरीका निकालने का, और कोई तरीका नहीं है, तो ये सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस के कैप को वापस से पॉजिटिव लिखते हैं, तो के कैप को अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो A1 इंटू B2 और B1 इंटू A2, ठीक है। तो ये हो गया A1 इंटू B2 माइनस का B1 इंटू A2। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, और मेरे को पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो ये आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि ए वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप है, और बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस, चलो एक और ले लेते हैं, के कैप ले लेते हैं, और इसको 2 j कैप ले लेते हैं, इसको 4 k कैप ले लेते हैं। ये है, ये मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है तो व्हाट विल आई डू, कि मैं पहले एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें आई जे के लिखूंगा, इन सबके कोफिशिएंट लिखूंगा, जो कि 2 है, 3 है, 1 है, 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। पहले ए का लिखेंगे क्योंकि ए ऊपर है, फिर बी का लिखेंगे क्योंकि बी बाद में है। तो 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 3 और 2, 3 और 2, 1 और 4, 1 और 4, ऐसे लिख दिया। अब क्या करूंगा, मैं आई कैप लिखा, और इस वाली लाइन को भूल गया मैं, और 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 12 आया, माइनस 2 और 1 का किया, 2 आ गया, माइनस का जे कैप लगाया क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया जो कि 8 आएगा, और माइनस का 1 आएगा, 1 माइनस 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, प्लस लगाया, के कैप लगा दिया, के कैप लगाया तो ये 2 इंटू 2 4 होगा, और 1 इंटू 3 3 होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, आई 10 माइनस जे 7 प्लस के 1। तो फाइनल आंसर हो गया 10 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ये मेरा आंसर होगा। अगर ऐसा ना हो के सिर्फ ऐसा होता कि ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू, मतलब 3 डायमेंशन ना हो के 2 डायमेंशन होता, तो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में बस आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस करके, ठीक है। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखता, अरेंज कर लेता आई जे, ठीक है, A1 B1 A2 B2, तो ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसका आंसर आ जाता A1 B2 माइनस A2 B1। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, तो इसको निकालते हैं डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने माना कि अगर मेरा ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, A1 I1 प्लस A2 जे कैप, और बी वेक्टर क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, देखो कोफिशिएंट को ध्यान में देना, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को ए क्रॉस बी करना है तो मैं क्या करता, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। तो अब मैं क्या करता, A1 आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करता पहले पूरे से,
B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप से, राइट, प्लस A2 जे कैप का मैं पूरे से क्रॉस प्रोडक्ट करता, क्रॉस प्रोडक्ट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप से, ठीक है, और दोनों को आपस में ऐड कर देता। तो अब मैं सिर्फ पहला पहला पोर्शन लेता हूं, तो A1 B1 तो कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएंगे, लेकिन आई कैप इनटू आई कैप क्रॉस में तो वो जीरो हो जाएगा, तो कोफिशिएंट जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। प्लस A1 B2, तो A1 B2 आ गया, और आई कैप जे कैप, अगर मेरे को पता है आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ तो के कैप आता है, तो A1 B2 के कैप आ गया, प्लस A2 जे कैप और B1 आई कैप, A2 B1, और अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करूंगा तो माइनस का के कैप आ जाएगा, तो माइनस का के कैप लिख दिया, और फिर वापस जे और जे का मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, A1 B2 आई के कैप माइनस का A2 B1 के कैप, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लास्ट साइड तक, यहाँ पे डायरेक्शन जो कि वो के कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा टफ होगा, डॉट प्रोडक्ट के कंपेयर में थोड़ा सा टफ पड़ता है ये, लेकिन नॉर्मल अगर आप दो तीन बार दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डीपीपी वगैरह में तो आपको आसानी पड़ेगा, तो कोई टफ नहीं पड़ रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लो एक और क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे जे का कोफिशिएंट जीरो, तो जीरो जे कैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, मैंने लिख दिया आई जे के, वैल्यू रखी 2 1 3 1 0 1, तो मैंने आई कैप लिख दिया ऐसे ही, और 1 into 1 किया माइनस 3 into 0 किया, सब ऐसे क्रॉस, प्लस सॉरी माइनस का जे कैप 2 into 1 किया, माइनस का 3 into 1 किया, ठीक है, प्लस का के कैप 2 into 0 किया तो जीरो आ गया, और माइनस का 1 आ गया। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करके लिखूं तो ये हो गया आई 1 - 0 तो 1, माइनस जे 2 - 3 -1 हो गया, प्लस के -1, फाइनल आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है बस, कुछ नहीं करना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप आ गया फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू चेक वेदर टू वेक्टर आर पैरेलल और नॉट, मैंने अभी भी बताया अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल और नॉट चेक करना है तो आप उसको ए क्रॉस बी कर दो, और अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब उन दोनों का जो आंसर है वो जीरो आ रहा है, मतलब वो तो एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों में ही होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल में एंगल क्या होता है 180 डिग्री, और साइन 180 भी जीरो ही होता है, आप साइन जीरो रख लो या साइन 180 रख लो, आंसर इसका जीरो ही आएगा, ओके। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यार मैंने अभी अभी जब मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर से एन कैप निकालना सिखाया था तो वो तब बता दिया कि डायरेक्शन कैसे निकालता है, लेकिन मेरे को बोल दे कि मेरे पास ए वेक्टर है, अगर वो बी वेक्टर है, मेरे को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और वो यूनिट वेक्टर है, तो वो एन कैप मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि एन कैप है, तो मैं क्या करूंगा ए क्रॉस बी करूंगा डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करूंगा, क्योंकि जो सी वेक्टर मान लो सी वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी करने पे, तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर, तो एक्चुअल में वो क्या है ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट, यही चीज है ना, तो वही लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर बोला है, न्यू नहीं बोला कि अगर मान लो कि ए और बी ऐसे है, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर तो इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया कि वो अंदर की साइड भी हो सकता है और बाहर की साइड भी हो सकता है, आप दोनों डायरेक्शन को कंसीडर कर लो, ठीक है। ये हो गया। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एप्लीकेशन चल रहे हैं सर, तो मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों को मिला के मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, अब ट्राइंगल कब बनेगा जब तीसरी लाइन ये कुछ होगी, तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो वो होगा हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये एरिया होगा अगर इन दोनों से मिलके कोई ना कोई ट्राइंगल बन रहा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, वो दोनों एक पैरेलल की एडजेसेंट साइड है, क्या है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो दूसरी लाइन होगी वो इस डायरेक्शन में इसकी पैरेलल होगी और ये इसकी इसी डायरेक्शन में पैरेलल होगी, इस तरीके से। तो इसका एरिया अगर मैं पूछूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी होगा, ट्राइंगल की बात कर रहा था तो मैं हाफ कर रहे थे, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ ए और ए क्रॉस बी,
ठीक है। अगर मैं सिर्फ ए और बी से ट्राइंगल की बात करूं तो वो इसका हाफ नहीं हो जाएगा, जस्ट जस्ट हाफ नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने हाफ लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ए क्रॉस बी लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम देख लेते थोड़ी सी। एफ वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर गिवन है, और मेरे को टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला मेरे को गिवन है फिलहाल, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता क्या है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर मेरे पास गिवन है, एफ मेरे पास गिवन है, तो मैंने टॉर्क लिख दिया आई कैप और जे कैप, क्योंकि दो की फॉर्म में के नहीं है मेरे पास। तो 4 - 10, 5 - 3, तो ये हो गया -12, और माइनस माइनस का 15। और इसकी डायरेक्शन होगी क्या, के कैप। तो -12 प्लस का 15 के कैप, जिसका आंसर आ गया 38 के कैप। ये मेरा फाइनल आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ द वेक्टर। ये अभी मैंने तुम्हें बताया कैसे निकालते हैं। मैंने माना कि ए वेक्टर इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर जो है वो इक्वल टू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और मेरे को निकालना है यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो प्लस माइनस लगाया, ए क्रॉस बी निकालना है मेरे को, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले तो काम ये है कि ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स बनाऊंगा, आई जे के ऐसे लिखूंगा, और फिर इसका कोफिशिएंट है 2 3 1, और ये है 1 - 1 2। इतना समझ आ गया, ये तो हमने सब में रिपीट ही किया है। अब वापस से देखो कि आई कैप लिखूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 6 आएगा, माइनस का -1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का जे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस का ये 2 का 2 से करूंगा तो 4 आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का के, 2 का -1 से करूंगा तो -2 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। तो आई कैप 7 माइनस जे कैप 3 प्लस के कैप माइनस का 5। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। अब अगर मैं इतने, मेरे को इतना पता चल गया कि ये मेरा ए क्रॉस बी आ गया, तो अगर मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 7964। तो मेरा ये आंसर आ गया 84 आ गया, अंडर रूट में 84 आ गया। अब 84 को मैं कितना ज्यादा ब्रेक डाउन कर लूँ, 42 में कर लूंगा, फिर 21 में कर लूंगा, है ना। तो मान लो अंडर रूट 84 ही रख दो, इसको चेंज मत करो। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो √21 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो 2√21 भी कर सकते हो, या √81 भी रख दो, तो 2√21 कर लेते हो। ठीक है, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड तो हो गया 2√21, और मेरा जो वेक्टर आया वो आया 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया, जो कि प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हो गया, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक कंडीशन गिवन है, और मेरे से पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो √3 ए क्रॉस बी का मॉड एंड ए डॉट बी। तो एक चीज देखो कि ये तो √3 है, ए डॉट बी का, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये होता है ए डॉट बी, जो कि ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से पता चला ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ये हो गया टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। देखो हमेशा ना हम डोमेन में बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, डोमेन। हमें मिनिमम एंगल देखना होता है, जो कि अधिकतर 0 से 180 के बीच का ही देखना होता है। तो मे बी यहाँ पे एक और एंगल आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ 0 से 90 के बीच का 30 एंगल। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are a vector and b vector that is equal to ab by 4। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब मैंने अभी भी देखा कि ए बी, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलकर अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ। इसका अगर मैं एरिया बात करूँ, एरिया तो हाफ ए क्रॉस बी हो जाता है, ए क्रॉस बी का मॉड। और ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू क्या थी, ए बी साइन थीटा। तो हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू में वो गिवन है ए बी बाय 4। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ गया। भाई 2 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। तो इसका आंसर भी 30 डिग्री है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फाइंड ए डॉट बी इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड ए क्रॉस बी इज दिस। तो मॉड ऑफ ए में को गिवन है 2, मॉड ऑफ बी में को गिवन है 5, और ए क्रॉस बी का मॉड मेरे को पता है ए बी साइन थीटा होता है, और ए बी साइन थीटा इक्वल टू 8 है, ये 2 है, ये 5 है और ये साइन थीटा है, और इक्वल टू 8 दे रखा है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 8/10, तो 4/5 आ गया, और तो थीटा इक्वल टू आ गया 53 डिग्री। एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, जो कि होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 53 डिग्री है, जिसकी वैल्यू होती है 3/5। तो आंसर आ गया मेरे पास 6। ये मेरा आंसर हो गया। 3/5 अगर मैं रख दूंगा तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जो DPP3 आएगी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और उसके साथ ही आपको एक चैप्टर शीट भी गिवन होगी, जिसमें कुछ 25 to 30 क्वेश्चन हमेशा की तरह होंगे। आप उसको सॉल्व करना, फिर कल या परसों में दोनों की ही सॉल्यूशन आपको अपलोडेड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।